प्रदेश पॉइंट में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निश्चित तत्व। राज्य के नीति निश्चित तत्व भाग 4 पार्ट 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमें यहां पढ़ना है। 36 से लेकर 51 तक। अब इसके पीछे एक बहुत अच्छी कहानी है कि जब संविधान बन रहा था, संविधान सभा के द्वारा जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो उस समय जो संविधान सभा के सदस्य थे उसमें से कुछ सदस्य कह रहे थे कि इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा जाए, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि इसे मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता था, क्योंकि ये जो राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं, ये भी जनता के लिए कल्याणकारी हैं और इनकी उपस्थिति में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकता है। तो जैसे मौलिक अधिकार हैं वैसे ही राज्य के नीति निश्चित तत्व हैं। तो उस समय कहा गया कि दोनों के पीछे अगर बाध्यकारी शक्ति होगी तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। उस समय भोजन तक की समस्या थी, आवास की समस्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो इसको बाध्यकारी नहीं बनाया जा सकता था। तो इसीलिए कहा गया, BN राव के द्वारा सलाह दिया गया कि अगर हम चाहें तो अपने नीति निश्चित तत्वों को हम दो भागों में हम अपने अधिकारों को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को हम रखें न्याय योग्य अधिकार, एक को हम रखें न्याय योग्य अधिकार। एक को हम, इन्होंने कहा, BN राव ने कहा कि हम अपने अधिकारों को दो भाग में बांट सकते हैं। एक होंगे जो न्याय योग्य होंगे। न्याय योग्य का मतलब क्या हुआ? न्याय योग्य एक न्याय योग्य होंगे और दूसरा गैर न्याय योग्य। इसका मतलब क्या हुआ? न्याय योग्य के अंतर्गत रखा गया भाग 3 को, अधिकारों को रखा गया भाग 3 के अंतर्गत, और इसे कहा गया फंडामेंटल राइट या फिर मौलिक अधिकार। और गैर न्याय योग्य ये रखा गया भाग 4 के अंतर्गत, भाग 4 के अंतर्गत, और इसको कहा गया BPSP। अर्थात ये दोनों क्या थे? ये व्यक्तियों के अधिकार ही हैं, लेकिन न्याय योग्य के अंतर्गत कहा गया कि अगर इसे सरकार नहीं मानती तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर इसे सरकार नहीं मानती तो आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अर्थात अब ऐसा इसीलिए किया गया था कि उस समय परिस्थितियां सभी अधिकारों को लागू करने लायक नहीं थी। तो ये आपको पता है, पढ़ ही चुके हैं कि अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक? 35 तक। और ये है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो सबसे पहली चीज जो हम प्रश्न है यहां पर वो ये होगा कि हम लोग ये देखेंगे कि नीति निश्चित तत्व है क्या। तो अभी तक तो हमने परिस्थितियां समझी कि किन परिस्थितियों में आया। तो नीति निश्चित तत्व क्या है? नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई पॉलिसी मेकिंग का कार्य सरकार करेगी तो जो भी 38, 39, 40, 41, 42 से लेकर 51 तक जो बातें कही गई हैं, उन अनुच्छेदों के अंतर्गत लिखी गई बातों का सरकार ध्यान रखेगी, अर्थात उनको फुलफिल करने का कार्य करेगी। अब ये हुआ कि जब ये बाध्यकारी नहीं है तब फिर इनकी जरूरत क्या थी? तो ये जो नीतियां हैं, जो DPSP है, ये पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेगी। अर्थात ये सरकार को रास्ता दिखाएगी कि आपको काम कैसे करना है। दूसरी चीज ये है कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा है
तो वो 36 से लेकर 51 तक के नीति निर्देशक तत्वों को देखकर मौजूदा सरकार का मूल्यांकन कर सकती है। मूल्यांकन कैसे करेगी? वो देखेंगे 36 से लेकर 51 तक क्या क्या बातें लिखी हुई हैं और सरकार इसमें से क्या क्या करना चाहिए। इसीलिए अब चाहिए, इनकी लैंग्वेज ही ऐसी है कि इनको बाध्यकारी नहीं माना गया है। दूसरी चीज क्या है कि इनको जो है, जब संविधान सभा में उस समय चर्चा हो रही थी तो इनको कहा गया कि भविष्य के अधिकार है। कैसे अधिकार हैं ये? भविष्य के अधिकार है। तो हम इनको डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी आदर्शों का समुच्चय है। कल्याणकारी आदर्शों का समुच्चय है। अब नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो है कल्याणकारी राज्य बनाना। कैसा राज्य बनाना? कल्याणकारी राज्य बनाना। ध्यान से समझिएगा आप लोग, कल्याणकारी राज्य बनाना। अब कल्याणकारी राज्य कैसा राज्य होगा? इस राज्य के अंतर्गत सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। लोकतंत्र की। अब भारत जैसे ही आजाद हुआ था, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि आपको मत देने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हो गए, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो जो मौलिक अधिकार हैं, इनका उद्देश्य ही यही था, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। तो सामाजिक लोकतंत्र क्या है? जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर विभेद न किया जाता हो, ऐसे लोकतंत्र की स्थापना सामाजिक लोकतंत्र कहलाएगा। ठीक है। आर्थिक लोकतंत्र क्या होगा? आर्थिक लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि एक व्यक्ति बहुत अमीर ना हो, दूसरा व्यक्ति बहुत गरीब ना हो, तो ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाएगा? आर्थिक लोकतंत्र कहा जाएगा। अर्थात अमीर और गरीब के बीच में जब खाई बहुत कम होगी तो उसी को क्या कहा जाएगा? आर्थिक लोकतंत्र। या फिर जो समाज के सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं, जब उनको भी रोटी, कपड़ा, मकान और मूलभूत सुविधाएं मिल रही हों, तब वहां पर कैसा लोकतंत्र माना जाएगा? आर्थिक लोकतंत्र माना जाएगा। तो ये तीन बातें हैं, कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। ये सब एज इट इज पूछे जाते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य ये है, कल्याणकारी राज्य बनाना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं बीपीएसपी। यहां से आप देखते रहेंगे और फटाफट हम लोग इसको समझेंगे। डीपीएसपी वह संवैधानिक निर्देश हैं जो राज्य को यह सुझाव देते हैं, जो राज्य को यह सुझाव देते हैं, क्या सुझाव देते हैं? जो राज्य को यह सुझाव देते हैं कि किस प्रकार देश में सामाजिक और आर्थिक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करें। ये सिद्धांत संविधान की आत्मा माने जाते हैं और सरकार की नैतिक जिम्मेदारी दर्शाते हैं। और सरकार की कैसी? अब ये बाध्यकारी तो है नहीं, तो सरकार की नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इन सिद्धांतों को क्या करे? लागू करे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। समझ चुके हैं हम लोग। फिर देखिए, राज्य नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में, किस भाग में? भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। ये सब बात कर चुके हैं हम। संविधान निर्माताओं ने यह विचार कहां से? 1937 में निर्मित। कौन सा? आयरलैंड, कहीं कहीं पर आयरिश भी लिखा रहता है, आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। कहां से? आयरलैंड के संविधान में इसे स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया। ठीक है। मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेमविले ऑस्टिन ने निदेशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा। क्या कहा गया है? संविधान की मूल आत्मा। ठीक है। पहला क्या है? ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव, इतने नाम याद कर लीजिएगा।
ठाकुर दास भार्गव। ये प्रस्तावना को आत्मा मानते हैं संविधान की, प्रस्तावना। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बी नोट कर लीजिए आप, बी आर अंबेडकर। बी आर अंबेडकर ये जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अर्थात आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को, आर्टिकल 32 को ये क्या मानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये आर्टिकल 32, इसे संविधान का आत्मा मानते हैं। और ग्रीनविले ऑस्टिन जो है ये मौलिक अधिकारों के साथ साथ डीपीएसपी को संविधान की अंतरात्मा मानते हैं। क्या मानते हैं, संविधान की अंतरात्मा। ये तीनों बातें आप याद कर लीजिएगा, ठाकुर दास भार्गव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ग्रीनविल ऑस्टिन का नाम। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इससे क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहली चीज क्या है कि संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक नीति एवं तत्व किस रूप में काम करेंगे, ये सब चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं। ये तत्व राज्य को एक कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए नीतिगत दिशा देते हैं और सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोक कल्याण, ठीक है, ये इसके क्या है, जैसे सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और लोक कल्याण के लिए। तो पहले डीपीएसपी क्या काम करेंगे, संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। दूसरा क्या है कि गैर न्यायोचित है। अभी हम आर्टिकल 37 पढ़ते हैं तो वहां पर बात करते हैं। ये तत्व कैसे हैं, न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, इसीलिए इनको गैर न्यायोचित कहा गया है। अर्थात नागरिक इन्हें कानून रूप में न्यायालय में लागू नहीं करा सकते, हालांकि राज्य इन्हें लागू करने के लिए बाध्य है, परंतु इसकी कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना डिस्कस कर चुके हैं कि इससे डीपीएसपी क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेगा, और हम ये भी बात कर चुके हैं कि सामाजिक लोकतंत्र क्या है और आर्थिक लोकतंत्र क्या है। फिर जैसे उदाहरण देख लीजिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध, ठीक, ग्रामीण स्वायत्त शासन, पंचायती राज, ये सारी चीजें होंगी इसके द्वारा। फिर उसके बाद में है अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सद्भावना को बढ़ावा, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे भी। राज्य की नीति निर्माण में सहायक, ये सिद्धांत सरकार को कानून बनाते समय मार्गदर्शक प्रदान करती हैं, हमने कहा ही था, पथ प्रदर्शक के रूप में काम करती हैं। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के साथ पूरक, अब इसको मौलिक अधिकारों का हमें विरोधी नहीं मानना चाहिए, ये मौलिक अधिकारों के पूरक हैं, क्योंकि ये भी अधिकार ही हैं, उस समय लागू नहीं किए जा सकते थे, इसलिए बाद में लागू किए गए। जैसे जैसे भारत समृद्ध होता गया, उसकी परिस्थितियां इस तरह से हुई कि वो आवास उपलब्ध करा सके, लोगों को पेंशन दे सके, जो असहाय हैं, निर्बल हैं, उनको पेंशन दे सके, तो उस तरह से फिर बाद में ये सब लागू किए गए। ठीक है, संविधान के प्राण के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डीपीएसपी को हृदय और आत्मा कहा है। ठीक है, ये तथ्य ठीक है, लेकिन आप उस 3 को याद रखिएगा, ये सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। जाने दीजिए, आइए निष्कर्ष क्या है, नीति तत्व राज्य के लिए आदर्श नीति निर्माण ढांचा प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्त करना है। हालांकि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, फिर भी भारत के कई कानून जैसे मनरेगा, आयुष्मान भारत, शिक्षा का अधिकार, इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। डीपीएसपी क्या काम करेगा, ये टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट मतलब कि इस कार्य को करना है, लेकिन बाध्यता नहीं है। बाध्यता है तो केवल नैतिक बाध्यता है। मौलिक अधिकार क्या है, ये जरूरी नियम है, इसको करना ही करना है। जैसे माँ बच्चों को सलाह देती है लेकिन जबरदस्ती नहीं करती, उसी वो क्या है, वैसे ही डीपीएसपी है आपका। और मौलिक अधिकार क्या है, जैसे पिता का सख्त आदेश, जिसे कोर्ट लागू करवा सकता है, मतलब पिता का सख्त आदेश आपको मानना ही मानना होता है। डीपीएसपी का मकसद है रामराज्य जैसा समाज बनाना, जहां सबको रोटी, कपड़ा और मकान अर्थात मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो सके। आइए